बयान 8। जिस जंगल में कुमार और देवी सिंह बैठे थे और उस सिपाही को पेड़ से बांधा था, वह बहुत ही घना था। वहां जल्दी किसी की पहुंच नहीं हो सकती थी। तेज सिंह के चले जाने पर कुमार और देवी सिंह एक साफ पत्थर की चट्टान पर बैठे बातें कर रहे थे। सवेरा होने ही वाला था कि पूरब की तरफ से किसी का फेंका हुआ एक छोटा सा पत्थर कुमार के पास आ गिरा। ये दोनों ताज्जुब से उस तरफ देखने लगे कि एक पत्थर और आया, मगर किसी को लगा नहीं। देवी सिंह ने जोर से आवाज दी, कौन है जो छिपकर पत्थर मारता है? सामने क्यों नहीं आता है? जवाब में आवाज आई, शेर की बोली बोलने वाले गीदड़ों को दूर से ही मारा जाता है। यह आवाज सुनते ही कुमार को गुस्सा चढ़ाया। छत तलवार के कब्जे पर हाथ रखकर उठ खड़े हुए। देवी सिंह ने हाथ पकड़कर कहा, आप क्यों गुस्सा करते हैं? मैं अभी उस नालायक को पकड़ लाता हूं। वह है क्या चीज? यह कह देवी सिंह उस तरफ गए जिधर से आवाज आई थी। इनके आगे बढ़ते ही एक और पत्थर पहुंचा, जिसे देख देवी सिंह तेजी के साथ आगे बढ़े। एक आदमी दिखाई पड़ा, मगर घने पेड़ों में अंधेरा ज्यादा होने के सबब उसकी सूरत नहीं नजर आई। वह देवी सिंह को अपनी तरफ आते देख एक और पत्थर मारकर भागा। देवी सिंह भी उसके पीछे दौड़े, मगर वह कई दफा इधर उधर लोमड़ी की तरह चक्कर लगाकर उन्हीं घने पेड़ों में गायब हो गया। देवी सिंह भी इधर उधर खोजने लगे, यहां तक कि सवेरा हो गया, बल्कि दिन निकल आया, लेकिन साफ दिखाई देने पर भी कहीं उस आदमी का पता न लगा। आखिर लाचार होकर देवी सिंह उस जगह फिर आए जिस जगह कुमार को छोड़ गए थे। देखा तो कुमार नहीं, इधर उधर देखा, कहीं पता नहीं। उस सिपाही के पास आए जिसको पेड़ के साथ बांध दिया था। देखा तो वह भी नहीं, चिढ़ गया। आंखों में आंसू भर आए। उसी चट्टान पर बैठे और सिर पर हाथ रखकर सोचने लगे, अब क्या करें? किधर ढूंढे? कहां जाइए? अगर ढूंढते ढूंढते कहीं दूर निकल गए और इधर तेज सिंह आए और हमको न देखा तो उनकी क्या दशा होगी? इन सब बातों को सोच देवी सिंह और थोड़ी देर इधर उधर देखभाल कर फिर उसी जगह चले आए और तेज सिंह की राह देखने लगे। बीच बीच में इस तरह कई दफा देवी सिंह ने उठ उठ कर खोज की, मगर कुछ काम न निकला। बयान 9। तेज सिंह पहरे वाले सिपाही की सूरत में किले के दरवाजे पर पहुंचे। कई सिपाहियों ने जो सवेरा हो जाने के सबब जाग उठे थे, तेज सिंह की तरफ देखकर कहा, जय राम सिंह, तुम कहां चले गए थे? यहां पहरे में गड़बड़ पड़ गया। बद्रीनाथ जी अय्यार पहरे की जांच करने आए थे। तुम्हारे कहीं चले जाने का हाल सुनकर बहुत खफा हुए और तुम्हारा पता लगाने के लिए आप ही कहीं गए हैं, अभी तक नहीं आए। तुम्हारे सबब से हम लोगों की भी खिंचाई हुई। जय राम सिंह, तेज सिंह ने कहा, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, हाजत मालूम हुई, इस सबब से मैदान चला गया। वहां कई दस्त आए जिससे देर हो गई और फिर भी कुछ पेट में गड़बड़ मालूम पड़ता है। भाई, जान है तो जहान है, चाहे कोई रंज हो या खुश हो, यह जरूरत तो रोकी नहीं जाती। मैं फिर जाता हूँ और अभी आता हूँ। यह कह नकली जयराम सिंह तुरंत वहां से चलता बना। पहरे वालों से बातचीत करके तेज सिंह ने सुन लिया कि बद्रीनाथ यहाँ आए थे और उनकी खोज में गए हैं। इससे वे होशियार हो गए। सोचा कि अगर हमारे यहाँ होते बद्रीनाथ लौट आएंगे तो जरूर पहचान जाएंगे। इससे यहाँ ठहरना मुनासिब नहीं। आखिर थोड़ी दूर जा एक भिखमंगे की सूरत बना सड़क किनारे बैठ गए और बद्रीनाथ के आने की राह देखने लगे। थोड़ी देर गुजरी थी कि दूर से बद्रीनाथ आते दिखाई पड़े। पीछे पीछे पीठ पर गट्ठर लादे नाजिम था, जिसके पीछे वह सिपाही भी था जिसकी सूरत बना तेज सिंह आए थे। तेज सिंह इस ठाठ से बद्रीनाथ को आते देख चकरा गए। जी में सोचने लगे कि ढंग बुरे नजर आते हैं। इस सिपाही को जो पीछे पीछे चला आता है, मैं पेड़ के साथ बांध आया था। उसी जगह कुमार और देवी सिंह भी थे। बिना कुछ उपद्रव मचाए इस सिपाही को ये लोग नहीं पा सकते थे। जरूर कुछ न कुछ बखेड़ा हुआ है। जरूर उस गट्ठर में जो नाजिम की पीठ पर है कुमार होंगे या देवी सिंह, मगर इस वक्त बोलने का मौका नहीं, क्योंकि यहाँ सिवाय इन लोगों के हमारी मदद करने वाला कोई न होगा। ये सोचकर तेज सिंह चुपचाप उसी जगह बैठे रहे। जब ये लोग गट्ठर लिए किले के अंदर चले गए, तब उठकर उस तरफ का रास्ता लिया जहां कुमार और देवी सिंह को छोड़ आए थे। देवी सिंह उसी जगह पत्थर पर उदास बैठे कुछ सोच रहे थे कि तेज सिंह आ पहुंचे। देखते ही देवी सिंह दौड़कर पैरों पर गिर पड़े और गुस्से भरी आवाज में बोले, गुरुजी, कुमार तो दुश्मनों के हाथ पड़ गए। तेज सिंह पत्थर पर बैठ गए और बोले, खैर, खुलासा हाल कहो, क्या हुआ? देवी सिंह ने जो कुछ बीता था सब हाल कह सुनाया। तेज सिंह ने कहा, देखो आजकल हम लोगों का नसीब कैसा उल्टा हो रहा है। फिक्र चारों तरफ की ठहरी, मगर करें तो क्या करें। बेचारी चंद्रकांता और चपला न मालूम किस आफत में फंस गईं और उनकी क्या दशा होगी। इसकी फिक्र तो थी ही, मगर कुमार का फंसना तो गजब हो गया। थोड़ी देर तक देवी सिंह और तेज सिंह बातचीत करते रहे। इसके बाद उठकर दोनों ने एक तरफ का रास्ता लिया
बयान 10। चुनारगढ़ के किले के अंदर महाराज शिवदत्त के खास महल में एक कोठरी के अंदर, जिसमें लोहे के छड़दार किवाड़ लगे हुए थे, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी पड़ी हुई, दरवाजे के सहारे उदास मुख वीरेंद्र सिंह बैठे हैं। पहरे पर कई औरतें कमर से छुरा बांधे टहल रही हैं। कुमार धीरे धीरे भुनभुना रहे हैं। हाय, चंद्रकांता का पता लगा भी तो किसी काम का नहीं। भला पहले तो यह मालूम हो गया था कि शिवदत्त चुरा ले गया, मगर अब क्या कहा जाए। हाय चंद्रकांता, तू कहाँ है? मुझको बेड़ी और ये कैद कुछ तकलीफ नहीं देती, जैसा तेरा लापता हो जाना खटक रहा है। हाय, अगर मुझको इस बात का यकीन हो जाए कि तू सही सलामत है और अपने माँ बाप के पास पहुंच गई, तो इसी कैद में भूखे प्यासे मर जाना मेरे लिए खुशी की बात होगी। मगर जब तक तेरा पता नहीं लगता, जिंदगी बुरी मालूम होती है। हाय, तेरी क्या दशा होगी, मैं कहाँ ढूंढूं? ये हथकड़ी बेड़ी इस वक्त मेरे साथ कटे पर नमक का काम कर रही है। हाय, क्या अच्छी बात होती अगर इस वक्त कुमारी की खोज में जंगल जंगल मार मारा फिरता, पैरों में कांटे गड़े होते, खून निकलता होता, भूख प्यास लगने पर भी खाना पीना छोड़कर उसी का पता लगाने की फिक्र होती। हे ईश्वर, तूने कुछ न किया। भला मेरी हिम्मत को तो देखा होता कि इश्क की राह में कैसा मजबूत हूं। तूने तो मेरे हाथ पैर ही जकड़ डाले। हाय, जिसको पैदा करके तूने हर तरह का सुख दिया, उसका दिल दुखाने और उसको खराब करने में तुझे क्या मजा मिलता है? ऐसी ऐसी बातें करते हुए कुंवर वीरेंद्र सिंह की आंखों से आंसू जारी थे और लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। आधी रात के लगभग जा चुकी थी। जिस कोठरी में कुमार कैद थे, उसके सामने सजे हुए दालान में 4-5 शीशे जल रहे थे। कुमार का जी जब बहुत घबराया, सर उठाकर उस तरफ देखने लगे। एक बारगी 5-7 लौंडियां एक तरफ से निकल आईं और हांडी, ढोल, दीवारगीर, छेड़म, बैठक, कंबल, मृदंगी वगैरह शीशों को जलाया, जिनकी रोशनी से एकदम दिन सा हो गया। बाद इसके दालान के बीचों बीच बेशकीमती गद्दी बिछाई और तब सब लौंडियां खड़ी होकर एक तक दरवाजे की तरफ देखने लगीं, मानो किसी के आने का इंतजार कर रही हैं। कुमार बड़े गौर से देख रहे थे, क्योंकि इनको इस बात का बड़ा ताज्जुब था कि वे महल के अंदर, जहां मर्दों की बू तक नहीं जा सकती, क्यों कैद किए गए और इसमें महाराज शिवदत्त ने क्या फायदा सोचा। थोड़ी देर बाद महाराज शिवदत्त अजब ठाठ से आते दिखाई पड़े, जिसको देखते ही वीरेंद्र सिंह चौंक पड़े। अजब हालत हो गई। एकाएक देखने लगे। देखा कि महाराज शिवदत्त के दाहिनी तरफ चंद्रकांता और बाईं तरफ चपला दोनों के हाथों में हाथ दिए धीरे धीरे आकर उस गद्दी पर बैठ गए जो बीच में बिछी हुई थी। चंद्रकांता और चपला भी दोनों तरफ सटकर महाराज के पास बैठ गईं। चंद्रकांता और कुमार का साथ तो लड़कपन ही से था, मगर आज चंद्रकांता की खूबसूरती और नजाकत जितनी बढ़ी चढ़ी थी, इसके पहले कुमार ने कभी नहीं देखी थी। सामने पानदान, इत्रदान वगैरह सब सामान ऐश का रखा हुआ था। यह देख कुमार की आंखों में खून उतर आया। जी में सोचने लगे, ये क्या हो गया? चंद्रकांता इस तरह खुशी खुशी शिवदत्त के बगल में बैठी हुई हाव भाव कर रही है। ये क्या मामला है? क्या मेरी मोहब्बत एकदम उसके दिल से जाती रही? साथ ही माँ बाप की मोहब्बत भी बिल्कुल उड़ गई, जिसमें मेरे सामने उसकी ये कैफियत है। क्या वह यह नहीं जानती कि उसके सामने ही मैं इस कोठरी में कैदियों की तरह पड़ा हुआ हूँ? जरूर जानती है। वह देखो मेरी तरफ तिरछी आंखों से देख मुंह बिचका रही है। साथ ही इसके चपला को क्या हो गया जो तेज सिंह पर जी दिए बैठी थी और हथेली पर जान रख इसी महाराज शिवदत्त को छकाकर तेज सिंह को छुड़ा ले गई थी। उस वक्त महाराज शिवदत्त की मोहब्बत इसको न हुई और आज इस तरह अपनी मालकिन चंद्रकांता के साथ बराबरी दर्जे पर शिवदत्त के बगल में बैठी है। हाय हाय, स्त्रियों का कुछ ठिकाना नहीं, इन पर भरोसा करना बड़ी भारी भूल है। हाय, क्या मेरी किस्मत में ऐसी ही औरत से मोहब्बत होनी लिखी थी? ऐसे ऊंचे कुल की लड़की ऐसा काम करे? हाय, अब मेरा जीना व्यर्थ है। मैं जरूर अपनी जान दे दूंगा, मगर क्या चंद्रकांता और चपला को शिवदत्त के लिए जीता छोड़ दूंगा? कभी नहीं। ये ठीक है कि वीर पुरुष स्त्रियों पर हाथ नहीं छोड़ते, पर मुझको अब अपनी वीरता दिखानी नहीं, दुनिया में किसी के सामने मुंह करना नहीं है। मुझको यह सब सोचने से क्या फायदा? अब यही मुनासिब है कि इन दोनों को मार डालना और पीछे अपनी भी जान दे देनी। तेज सिंह भी जरूर मेरा साथ देंगे। चलो अब बखेड़ा ही तय कर डालो। इतने में इठलाकर चंद्रकांता ने महाराज शिवदत्त के गले में हाथ डाल दिया। अब तो वीरेंद्र सिंह सह न सके, जोर से झटका दे हथकड़ी तोड़ डाली। उसी जोश में एक लात सींचे वाले किवाड़ में भी मारी और पल्ला गिरा। शिवदत्त के पास पहुंचे। उनके सामने जो तलवार रखी थी उसे उठा लिया और खींच के एक हाथ चंद्रकांता पर ऐसा चलाया कि खट से सर अलग जा गिरा और धड़ तड़पने लगा। जब तक महाराज शिवदत्त संभले तब तक चपला के भी 2 टुकड़े कर दिए
मगर महाराज शिवदत्त पर वार न किया। महाराज शिवदत्त संभल कर उठ खड़े हुए। यकायकी इस तरह की ताकत और तेजी कुमार की देख सकते में हो गए, मुंह से आवाज तक न निकली। जवामर्दी हवा खाने चली गई। सामने खड़े होकर कुमार का मुंह देखने लगे। कुंवर वीरेंद्र सिंह खून भरी नंगी तलवार लिए खड़े थे कि तेज सिंह और देवी सिंह धम से सामने आ मौजूद हुए। तेज सिंह ने आवाज दी, वाह शाबाश, खूब दिल को संभाला। यह कह झट से महाराज शिवदत्त के गले में कमंद डाल झटका दिया। शिवदत्त की हालत पहले ही से खराब हो रही थी। कमंद से गला घुटते ही जमीन पर गिर पड़े। देवी सिंह ने झट कट्ठर बांधा पीठ पर लाद लिया। तेज सिंह ने कुमार की तरफ देखकर कहा, मेरे साथ साथ चले आइए, अभी कोई दूसरी बात मत कीजिए। इस वक्त जो हालत आपकी है मैं खूब जानता हूँ। इस वक्त सिवाय लौंडियों के कोई मर्द वहां पर नहीं था। इस तरह का खून खराबा देखकर कई तो बदहोशो हवास हो गईं, बाकी जो थीं उन्होंने छू तक न किया, एक तक देखती ही रह गईं। और ये लोग चलते बने। बयान, क्यारा, कुमार का मिजाज बदल गया। वे बातें जो उनमें पहले थीं अब बिल्कुल न रहीं। माँ बाप की फिक्र, विजयगढ़ का ख्याल, लड़ाई की धुन, तेज सिंह की दोस्ती, चंद्रकांता और चपला के मरते ही सब जाती रहीं। किले से ये तीनों बाहर आए। आगे शिवदत्त की गठरी लिए देवी सिंह और उनके पीछे कुमार को बीच में लिए तेज सिंह चले जाते थे। कुंवर वीरेंद्र सिंह को इसका कुछ भी ख्याल न था कि वे कहाँ जा रहे हैं। दिन चढ़ते चढ़ते ये लोग बहुत दूर एक घने जंगल में जा पहुंचे, जहां तेज सिंह के कहने से देवी सिंह ने महाराज शिवदत्त की गठरी जमीन पर रख दी और अपनी चादर से एक पत्थर खूब झाड़कर कुमार को बैठने के लिए कहा। मगर वे खड़े ही रहे, सिवाय जमीन देखने के कुछ भी न बोले। कुमार की ऐसी दशा देखकर तेज सिंह बहुत घबराए। जी में सोचने लगे कि अब इनकी जिंदगी कैसे रहेगी। अजब हालत हो रही है। चेहरे पर मुर्दनी छा रही है। तनो बदन की सुधा नहीं, बल्कि पलकें नीचे को बिल्कुल नहीं गिरती। आंखों की पुतलियां जमीन देख रही हैं, जरा भी इधर उधर नहीं हटती। यह क्या हो गया? क्या चंद्रकांता के साथ ही इनका भी दम निकल गया? ये खड़े क्यों हैं? तेज सिंह ने कुमार का हाथ पकड़ बैठने के लिए जोर दिया, मगर घुटना बिल्कुल ना मुड़ा। धम से जमीन पर गिर पड़े। सिर फूट गया। खून निकलने लगा, मगर पलकें उसी तरह खुली की खुली, पुतलियां ठहरी हुई, सांस रुक रुक कर निकलने लगी। अब तेज सिंह कुमार की जिंदगी से बिल्कुल नाउम्मीद हो गए। रोकने से तबीयत ना रुकी, जोर से पुकार कर रोने लगे। इस हालत को देख देवी सिंह की भी छाती फटी। रोने में तेज सिंह भी शरीक हुए। तेज सिंह पुकार पुकार कर कहने लगे कि हाय कुमार, क्या सचमुच अब तुमने दुनिया छोड़ ही दी? हाय, ना मालूम वह कौन सी बुरी शायद थी कि कुमारी चंद्रकांता की मोहब्बत तुम्हारे दिल में पैदा हुई, जिसका नतीजा ऐसा बुरा हुआ। अब मालूम हुआ कि तुम्हारी जिंदगी इतनी ही थी। तेज सिंह इस तरह की बातें कहकर रो रहे थे कि इतने में एक तरफ से आवाज आई, हमरे नहीं, कुमार की उम्र कम नहीं है, बहुत बड़ी है। इनको मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। कुमारी चंद्रकांता की मोहब्बत बुरी सायत में नहीं हुई, बल्कि बहुत अच्छी सायत में हुई। इसका नतीजा बहुत अच्छा होगा। कुमारी से शादी तो होगी ही, साथ ही इसके चुनारगढ़ की गद्दी भी कुंवर वीरेंद्र सिंह को मिलेगी, बल्कि और भी कई राज्य इनके हाथ से फतेह होंगे। बड़े तेजस्वी और इनसे भी ज्यादा नाम पैदा करने वाले 2 वीर पुत्र चंद्रकांता के गर्भ से पैदा होंगे। क्या हुआ है जो रो रहे हो? तेज सिंह और देवी सिंह का रोना एकदम बंद हो गया। इधर उधर देखने लगे। तेज सिंह सोचने लगे कि हैं, ये कौन है? ऐसी मुर्दे को जलाने वाली आवाज किसके मुंह से निकली? क्या कहा? कुमार को मारने वाला कौन है? कुमार के 2 पुत्र होंगे। हैं? ये कैसी बात है? कुमार का तो यहाँ दम निकला जाता है। ढूंढना चाहिए ये कौन है। तेज सिंह और देवी सिंह इधर उधर देखने लगे, पर कहीं कुछ पता न चला। फिर आवाज आई, इधर देखो। आवाज की सीध पर एक तरफ सिर उठाकर तेज सिंह ने देखा कि पेड़ पर से जगन्नाथ ज्योतिषी नीचे उतर रहे हैं। जगन्नाथ ज्योतिषी उतरकर तेज सिंह के सामने आए और बोले, आप हैरान मत होइए, ये सब बातें जो ठीक होने वाली हैं मैंने ही कही हैं। इसके सोचने की भी जरूरत नहीं कि मैं महाराज शिवदत्त का तरफदार होकर आपके हित में बातें क्यों कहने लगा। इसका सबब भी थोड़ी देर में मालूम हो जाएगा और आप मुझको अपना सच्चा दोस्त समझने लगेंगे। पहले कुमार की फिक्र कर लें, तब आपसे बातचीत हो। इसके बाद जगन्नाथ ज्योतिषी ने तेज सिंह और देवी सिंह के देखते देखते एक बूटी, जिसकी तिकोनी पत्ती थी और आसमानी रंग का फूल लगा हुआ था, डंठल का रंग बिल्कुल सफेद और खुरदुरा था, उसी समय पास ही से ढूंढकर तोड़ी और हाथ में खूब मल के 2 बूंद उसके रस की कुमार की दोनों आंखों और कानों में टपका दी। बाकी जो सीठी बची उसको तालू पर रखकर अपनी चादर से एक टुकड़ा फाड़कर बांधा दिया और बैठकर कुमार के आराम होने की राह देखने लगे। आधी घड़ी भी नहीं बीतने पाई थी कि कुमार की आंखों का रंग बदल गया। पलकों ने गिरकर कौड़ियों को ढांक लिया। धीरे धीरे हाथ पैर भी हिलने लगे।
2-3 छींकें भी आईं, जिसके साथ ही कुमार होश में आकर उठ बैठे। सामने ज्योतिषी जी के साथ तेज सिंह और देवी सिंह को बैठे देखकर पूछा, क्यों? मुझको क्या हो गया था? आओ, तेज सिंह ने सब हाल कहा। कुमार ने जगन्नाथ ज्योतिषी को दंडवत किया और कहा, महाराज, आपने मेरे ऊपर क्यों कृपा की? इसका हाल जल्द कहिए, मुझको कई तरह के शक हो रहे हैं। ज्योतिषी जी ने कहा, कुमार, यह ईश्वर की माया है कि आपके साथ रहने को मेरा जी चाहता है। महाराज शिवदत्त इस लायक नहीं है कि मैं उसके साथ रहकर अपनी जान दूं। उसको आदमी की पहचान नहीं, वह गुणियों का आदर नहीं करता। उसके साथ रहना अपने गुण की मिट्टी खराब करना है। गुणी के गुण को देखकर कभी तारीफ नहीं करता। वो बड़ा भारी मतलबी है। अगर उसका काम किसी से कुछ बिगड़ जाए तो उसकी आंखें उसकी तरफ से तुरंत बदल जाती हैं, चाहे वह कैसा ही गुणी क्यों ना हो। सिवाय इसके वह अधर्मी भी बड़ा भारी है। कोई भला आदमी ऐसे के साथ रहना पसंद नहीं करेगा। इसी से मेरा जी फट गया। मैं अगर रहूंगा तो आपके साथ रहूंगा। आपसा कदरदान मुझको कोई दिखाई नहीं देता। मैं कई दिनों से इस फिक्र में था, मगर कोई ऐसा मौका नहीं मिलता था कि अपनी सच्चाई दिखाकर आपका साथी हो जाता। क्योंकि मैं चाहे कितनी ही बातें बनाऊं, मगर अय्यारों की तरफ से अय्यारों का जी साफ होना मुश्किल है। आज मुझको ऐसा मौका मिला, क्योंकि आज का दिन आप पर बड़े संकट का था, जो कि महाराज शिवदत्त के धोखे और चालाकी ने आपको दिखाया। और इतना कह ज्योतिषी जी चुप हो गए। ज्योतिषी जी की आखिरी बात ने सभी को चौंका दिया। तीनों आदमी खिसक कर उनके पास आ बैठे। तेज सिंह ने कहा, तो हाँ ज्योतिषी जी, जल्दी खुलासा कहिए, शिवदत्त ने क्या धोखा दिया? ज्योतिषी जी ने कहा, महाराज शिवदत्त का यह कायदा है कि जब कोई भारी काम किया जाता है तो पहले मुझसे जरूर पूछता है, लेकिन चाहे राय दूं या मना करूं, करता है अपने ही मन की और धोखा भी खाता है। कई दफा पंडित बद्रीनाथ भी इन बातों से रंज हो गए कि जब अपने ही मन की करनी है, जो ज्योतिषी जी से पूछने की जरूरत ही क्या है। आज रात को जो चालाकी उसने आपसे की, उसके लिए भी मैंने मना किया था, मगर कुछ न माना। आखिर नतीजा यह निकला कि घसीटास सिंह और भगवान दत्त अय्यारों की जान गई। इसका खुलासा हाल मैं तब कहूंगा जब आप इस बात का वादा कर लें कि मुझको अपना अय्यार या साथी बनावेंगे। ज्योतिषी जी की बात सुन कुमार ने तेज सिंह की तरफ देखा। तेज सिंह ने कहा, ज्योतिषी जी, मैं बड़ी खुशी से आपको साथ रखूंगा, परंतु आपको इसके पहले अपने साफ दिल होने की कसम खानी पड़ेगी। ज्योतिषी जी ने तेज सिंह के मन से शक मिटाने के लिए जनेऊ हाथ में लेकर कसम खाई। तेज सिंह ने उठ के उन्हें गले लगा लिया और बड़ी खुशी से अपने अय्यारों की पंगत में मिला लिया। कुमार ने अपने गले से कीमती माला निकाल ज्योतिषी जी को पहना दी। ज्योतिषी जी ने कहा, अब मुझसे सुनिए कि कुमार महल में क्यों कैद किए गए थे और जो रात को खून खराबा हुआ, उसका असल भेद क्या है। जब आप लोग लश्कर से कुमारी की खोज में निकले थे तो रास्ते में बद्रीनाथ अय्यार ने आपको देख लिया था। आप लोगों के पहले वे वहां पहुंचे और चंद्रकांता को दूसरी जगह छिपाने की नीयत से उस खोह में उसको लेने गए, मगर उनके पहुंचने से पहले ही कुमारी वहां से गायब हो गई थी और वे खाली हाथ वापस आए। तब नाजिम को साथ ले आप लोगों की खोज में निकले और आपको इस जंगल में पाकर अय्यारी की। नाजिम ने ढेला फेंका था, देवी सिंह उसको पकड़ने गए। तब तक बद्रीनाथ, जो पहले ही तेज सिंह बनकर आए थे, न मालूम किस चालाकी से आपको बेहोश कर किले में ले गए और जिसमें आपकी तबीयत से चंद्रकांता की मोहब्बत जाती रहे और आप उसकी खोज न करें तथा उसके लिए महाराज शिवदत्त से लड़ाई न ठाने। इसलिए भगवान दत्त और घसीटा सिंह, जो हम सभी में कम उम्र थे, चंद्रकांता और चपला बनाए गए, जिनको आपने खत्म किया। बाकी हाल तो आप जानते ही हैं। ज्योतिषी जी की बात सुन कुमार मारे खुशी के उछल पड़े। कहने लगे, 500। हाय, क्या गजब किया था, कितना भारी धोखा दिया। अब मालूम हुआ कि बेचारी चंद्रकांता जीती जागती है, मगर कहाँ है इसका पता नहीं। खैर, ये भी मालूम हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए इस बात को सभी ने मिलकर सोचा और यह पक्का किया कि महाराज शिवदत्त को तो उसी खोह में जिसमें अय्यार लोग पहले कैद किए गए थे डाल देना चाहिए और दोहरा ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि पहले ताले का हाल जो शेर के मुंह में से जुबान खींचने से खुलता है, बद्रीनाथ को मालूम हो गया है, मगर दूसरे ताले का हाल सिवाय तेज सिंह के अभी कोई नहीं जानता। 2. कुमार को विजयगढ़ चले जाना चाहिए, क्योंकि जब तक महाराज शिवदत्त कैद हैं लड़ाई न होगी, मगर हिफाजत के लिए कुछ फौज सरहद पर जरूर होनी चाहिए। 3. देवी सिंह कुमार के साथ रहें। 4. तेज सिंह और ज्योतिषी जी कुमारी की खोज में जाएं। कुछ और बातचीत करके सब उठ खड़े हुए और वहां से चल पड़े। बयान 12। दोपहर के वक्त एक नाले के किनारे सुंदर साफ चट्टान पर 2 कमसिन औरतें बैठी हैं। दोनों की मैली फटी साड़ी, दोनों के मुंह पर मिट्टी, खुले बाल,
पैरों पर खूब धूल पड़ी हुई और चेहरे पर बदहवासी और परेशानी छाई हुई है। चारों तरफ भयानक जंगल, खूनी जानवरों की भयानक आवाजें आ रही हैं। जब कभी जोर से हवा चलती है तो पेड़ों की सरसराहट से जंगल और भी डरावना मालूम पड़ता है। इन दोनों औरतों के सामने नाले के उस पार एक तेंदुआ पानी पीने के लिए उतरा। उन्होंने उस तेंदुए को देखा, मगर वह खूनी जानवर इन दोनों को न देख सका, क्योंकि जहां वे दोनों बैठी थीं सामने ही एक मोटा जामुन का पेड़ था। इन दोनों में से एक, जो ज्यादा नाजुक थी, उस तेंदुए को देख डरी और धीरे से दूसरे से बोली, प्यारी सखी, देखो कहीं वह इस पार ना उतर आए। उसने कहा, नहीं सखी, वह इस पार ना आएगा। अगर आने का इरादा भी करेगा तो मैं पहले ही इन तीरों से उसको मार गिराऊंगी, जो उस नाले के सिपाहियों को मार कर लेती आई हूं। इस वक्त हमारे पास 200 तीर हैं और हम दोनों तीर चलाने वाली हैं। लो, तुम भी एक तीर चढ़ा लो। यह सुन उसने भी एक तीर कमान पर चढ़ाया, मगर उसकी कोई जरूरत न पड़ी। वह तेंदुआ पानी पीकर तुरंत ऊपर चढ़ गया और देखते देखते गायब हो गया। तब इन दोनों में बातें होने लगीं। कुमारी, क्यों चपला, कुछ मालूम पड़ता है कि हम लोग किस जगह आ पहुंचे और यह कौन सा जंगल है तथा विजयगढ़ की राह किधर है? और चपला, कुमारी, कुछ समझ में नहीं आता, बल्कि अभी तक मुझको भागने की धुन में यह भी नहीं मालूम कि किस तरफ चली आई। विजयगढ़ किधर है, चुनारगढ़ कहाँ छोड़ा और नौगढ़ का रास्ता कहाँ है? सिवाय तुम्हारे साथ महल में रहने या विजयगढ़ की हद में घूमने के कभी इन जंगलों में तो आना ही नहीं हुआ। हाँ, चुनारगढ़ से सीधे विजयगढ़ का रास्ता जानती हूँ, मगर उधर मैं इस सबब से नहीं गई कि आजकल हमारे दुश्मनों का लश्कर रास्ते में पड़ा है, कहीं ऐसा ना हो कोई देख ले, इसलिए मैं जंगल ही जंगल दूसरी तरफ भागी। खैर, देखो ईश्वर मालिक है, कुछ न कुछ रास्ते का पता लग ही जाएगा। मेरे बटुए में मेवा है, लो इसको खा लो और पानी पी लो, फिर देखा जाएगा। कुमारी, इसको किसी और वक्त के वास्ते रहने दो, क्या जाने हम लोगों को कितने दिन दुख भोगना पड़े। ये जंगल खूब घना है, चलो बेर मकोई तोड़कर खाएं। अच्छा तो न मालूम पड़ेगा, मगर समय काटना है। चपला, अच्छा जैसी तुम्हारी मर्जी। चपला और चंद्रकांता दोनों वहां से उठी, नाले के ऊपर इधर उधर घूमने लगी। दिन दोपहर से ज्यादा ढल चुका था। पेड़ों की छाह में घूमती, जंगली बेरों को तोड़ती खाती, वे दोनों एक टूटे फूटे उजाड़ मकान के पास पहुंची, जिसको देखने से मालूम होता था कि यह मकान जरूर किसी बड़े राजा का बनाया हुआ होगा, मगर अब टूट फूट गया है। चपला ने कुमारी चंद्रकांता से कहा, बहन तुम मकान के टूटे दरवाजे पर बैठो, मैं फल तोड़ लाऊं तो इसी जगह बैठकर दोनों खाएं, और इसके बाद तब इस मकान के अंदर घुसकर देखें कि क्या है। जब तक विजयगढ़ का रास्ता न मिले, यही खंडहर हम लोगों के रहने के लिए अच्छा होगा, इसी में गुजारा करेंगे। कोई मुसाफिर या चरवाहा इधर से आ निकलेगा तो विजयगढ़ का रास्ता पूछ लेंगे और तब यहां से जाएंगे। कुमारी ने कहा, अच्छी बात है, मैं इसी जगह बैठती हूं, तुम कुछ फल तोड़ो लेकिन दूर मत जाना। चपला ने कहा, नहीं मैं दूर न जाऊंगी, इसी जगह तुम्हारी आंखों के सामने रहूंगी। यह कहकर चपला फल तोड़ने चली गई।